तो आज हम ये देखेंगे कि हम अपने जो प्यूरीफायर है, जो कि एक मिड सेगमेंट कैटेगरी का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मॉडल नंबर मेंशन्ड है और ये 250 स्क्वायर फीट एरिया को कवर करता है। और इस प्रोडक्ट को हम डिफरेंट कॉमर्शियल, सेमी कॉमर्शियल कैटेगरीज में कैसे प्रमोट कर सकते हैं और इन लोगों को आज के कंडीशन को देखते हुए क्यों प्यूरीफायर लेना चाहिए, क्या रीजन है प्यूरीफायर के, वो चीजें हम कवर करेंगे। और उसके साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारे प्यूरीफायर बाकी ब्रांड से किस तरीके से बेटर है और एक बेहतर एफिशिएंसी के कारण इन लोगों के लिए सूटेबल माना जा सकता है। और फिर हम लोग आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स लेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, हम कोशिश करेंगे कि उसके क्वेश्चंस को मैं कवर करूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन कैटेगरीज को एयर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों है। सबसे पहले ये जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और एयर प्यूरिफायर किस तरीके से मदद कर सकता है। मतलब अगर आप किसी हॉस्पिटल को अप्रोच करते हैं या किसी डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, तो वो ऑलरेडी इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, राइट। कुछ फ्यूमिगेशंस करते हैं, कोई दूसरे तरीके के फिल्टर्स लगाते हैं, कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स लगाते हैं, तो कई सारी चीजें वो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट लगाने के बाद आपके वो चीजें काम बंद कर होना चाहिए, वो चीजें खत्म होना चाहिए। नो, ये जो है एक एडिशनल बेनिफिट आपको देता है। ये एक आपके प्यूरिफिकेशन मैनेजमेंट को, स्टेरिलाइजेशन मैनेजमेंट को एनहांस करता है, मतलब उसके क्वालिटी को और बढ़ा देता है, तो कॉम्प्लीमेंट करेगा, आप ये समझ लीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खतरा कहां से है, डेंजर किस चीज का है आज के सिचुएशन में, और प्यूरिफायर क्यों एक बेहतर सोल्यूशन बन सकता है, राइट। सबसे पहले ये जानेंगे हम कि ये जो कोविड-19, जिसे आप सार्स कॉव 2 के नाम से हम जानते हैं, तो ये जो स्क्रीन के ऊपर आपको आर्टिकल दिखाए जा रहे हैं, ये काफी पुराना है। लगभग मार्च या अप्रैल के दौरान, जब कोरोना वायरस का थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लोगों को मिल चुका था और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड शुरू हो चुका था, उस दौरान डब्ल्यूएचओ ने ये एक आर्टिकल निकाला जिसमें उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 या सार्स कॉव 2 वायरस कैसे फैलते हैं, राइट। आपको तो ये ऑलरेडी मालूम होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिपीट करता हूँ ये इंफॉर्मेशन। वैसे तो सबको मालूम है कि कोरोना वायरस कैसे फैलते हैं, बट फिर भी एक बार बता देता हूँ। हो सकता है एक अलग नजरिया में, अलग पर्सपेक्टिव में आपको दे सकूं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जब बात करते हैं, जैसे इस समय मैं बात कर रहा हूँ, या हम गाना गाते हैं या हंसते हैं या चीखते हैं या खांसते हैं, तो हमारे मुंह से पानी की बूंदें निकलती हैं, बहुत छोटे माइक्रो पानी की बूंदें निकलती हैं, जिसे आप रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के नाम से जानते हैं। ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, जब हम बात करते हैं तो बहुत छोटा होता है। आपने कुछ लोगों का देखा होगा कि जब गुस्से में बात करते हैं तो मुंह से पानी की बूंदें निकलती है, तो उसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट। ज्यादातर तो इनविजिबल होते हैं, लेकिन कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो है विजिबल होते हैं। जैसे आप कभी छींक रहे हैं, खांसी हो रही है हमें, तो उस समय हमें कुछ विजिबल रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स भी देखने को मिलता है। बाकी अदरवाइज जनरल केस में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इनविजिबल होते हैं, हमें दिखाई नहीं देते। अब मान लीजिए कि कोई कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन है, राइट। तो कोरोना वायरस अकेले नहीं निकलता, मतलब किसी इन्फेक्टेड पर्सन से निकलता कैसे है, आपको तो ये मालूम है कि ये हमारे मुंह से निकलते हैं, सांसों के जरिए निकलते हैं। तो जब ये सांसों के जरिए निकलते हैं तो ये अकेले नहीं निकलता, ये निकलते हैं, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स इनका सहारा बनते हैं, इनका कैरियर बनता है। तो कोरोना वायरस रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स का अंदर घुस जाता है और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए हवा में फैलने लगते हैं, जिससे एक आदमी से दूसरे आदमी तक ये इन्फेक्शन पहुंच सकता है। तो आपको तो ये पता होगा कि इस वजह से ही हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनते हैं। तो इसी रीजन से हम पहनते हैं, ताकि डिस्टेंस हम इसलिए मेंटेन करते हैं ताकि वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक आदमी से दूसरे आदमी तक ना पहुंचे। मास्क इसलिए पहनते हैं ताकि उसे हम हमारे सांसों के जरिए उस चीज को रोका जाए। और
जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, इसकी मिनिमम जो साइज होती है, ये लगभग 2 माइक्रोन तक के होते हैं, मिनिमम। इतना मिनिमम रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के परसेंटेज बहुत कम होते हैं, लेकिन जनरली जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स होते हैं वो साइज तो बता नहीं सकते, बट हम जो कपड़े का मास्क पहनते हैं या जो भी मास्क हम आजकल पहन रहे हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे कपड़े का हो, चाहे N90 है, N95 है, व्हाटएवर, जो भी मास्क आप अपने चॉइस के हिसाब से पहनते हैं, वो जनरली मतलब ये कहा जा सकता है कि 100% तो नहीं, लेकिन ज्यादातर परसेंटेज ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रोक सकता है। और अगर मतलब आउटडोर में है तो उसका खतरा काफी हद तक रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि बाहर एक नेचुरल एयर करंट रहते हैं, राइट? तो एक हवा की मूवमेंट जो रहती है आउटडोर में, उसके वजह से ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचने का खतरा काफी कम रहता है। लेकिन अगर मैं यही कंडीशन इंडोर की बात करें, अगर हम घर के अंदर की बात करें, तो घर के अंदर का सिनेरियो कुछ अलग होता है। उस केस में क्या होता है कि ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स ये कमरे के अंदर रह जाते हैं काफी देर तक। क्योंकि अगर आप डॉक्टर्स का देखेंगे या छोटे ऑफिसेस देखेंगे या हमारे घर के देखेंगे कि वेंटिलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। खास करके अगर आप डॉक्टर क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पे किसी भी तरीके का वेंटिलेशन नहीं होता है ज्यादातर केसेस में। कुछ डॉक्टर्स ऐसे होंगे जिनके खिड़की दरवाजे बड़े बड़े हैं और उन्होंने वो खिड़की खोल के रखे होते हैं, उस केस में खतरा इतना ज्यादा नहीं है। मैं उन इंडोर स्पेसेस की बात कर रहा हूँ जो लेस वेंटिलेटेड है, चाहे वो घर हो, चाहे डॉक्टर के क्लिनिक हो, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे किसी का ऑफिस है, चाहे कुछ भी है। तो ये इंडोर स्पेस के अंदर ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है वो काफी देर तक हवा में फैलते रहते हैं। तो अगर हमने मास्क पहना भी हुआ है और सोशल डिस्टेंसिंग भी हम रखते हैं, तो हमारे लिए खतरा मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब डेंजर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। क्योंकि कोई भी ऐसा मेथड नहीं है हमारे इंडोर स्पेस में जो इन एयरबॉर्न रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस कर सके। क्योंकि आप देखिए, ये जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, हो सकता है किसी सरफेस पे गिर जाए, मतलब जैसे कोई आदमी छींकता है तो हो सकता है दीवारों में भी चिपक जाए, हो सकता है टेबल के ऊपर गिरे, हो सकता है कंप्यूटर के कीबोर्ड के ऊपर गिरे। तो सरफेस को स्टेरिलाइज करने के लिए आज की डेट में हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिससे हम रेगुलरली सरफेस को स्टेरिलाइज करते हैं। तो वहां से खतरा जो है उतना ज्यादा नहीं है। लेकिन एयरबॉर्न जो हवा में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कोरोना वायरस के इन्फेक्शन है, उसे रोकने के लिए बहुत ज्यादा ऑप्शंस हमारे पास नहीं है। मतलब अगर मैं डॉक्टर्स की बात करूं तो उनके पास एक तो फॉगिंग का मैकेनिज्म है, जो वो फॉगिंग करते हैं। अगर आपको मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि फॉगिंग क्या होता है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल कॉरपोरेशन की तरफ से मच्छरों को मारने के लिए एक मतलब वो मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के वो एक अ, कमान कमान जैसे कैनन होते हैं ना, कमान जैसे होते हैं, उस तरीके का वो धुआं छोड़ते हुए निकल जाते हैं। उस धुएं से मच्छर जो है या तो भाग जाते हैं, दूसरी तरफ चले जाते हैं, या तो वो घायल हो जाते हैं, ठीक है ना? तो ठीक ये चीज को अगर आप इंडोर स्पेस में करेंगे उसको फॉगिंग कहा जाता है। बट मॉस्किटो मारने के लिए जो केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, इंडोर स्पेस में फॉगिंग के लिए दूसरे तरीके का केमिकल इस्तेमाल किया जाता है। बट फॉगिंग क्या है कि फॉगिंग तो आप पूरे दिन भर फॉगिंग करके नहीं चल सकते ना। आप फॉगिंग या तो दिन में एक बार करेंगे या तो मैक्सिमम हो सके तो दो बार करेंगे, लेकिन फॉगिंग आप पूरे दिन फॉगिंग नहीं कर सकते। तो जब फॉगिंग करेंगे तो उसमें जो एयरबॉर्न वायरस है हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन लेकिन जैसे ही आपका जो फॉगिंग का जो इफेक्ट है वो खत्म होता जाता है, घंटा 1.5 घंटे में उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। तो उसके बाद फिर वायरस एयरबॉर्न हो जाएगा। तो और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इंडोर स्पेस में फॉगिंग के अलावा। तो फॉगिंग के अलावा जो है एयर प्यूरिफायर हमें किस तरीके से मदद करता है किसी इंडोर स्पेस में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को रिड्यूस करने में, वो हम लोग अभी उसको देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, कैसे काम करता है, किस तरीके से बाकी ब्रांड से बेटर है। तो मैं आपको आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे प्यूरिफायर में अच्छा कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज सेशन के एंड तक आप इसको रिजर्व करके रखिए। तो सेशन के एंड में मैं आपको अपना कांटेक्ट नंबर भी दे दूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चंस रह जाते हैं या कुछ आपको पूछना है
या व्हाट्सएप से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट अभी अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे तो मैं उस पे डाइवर्ट नहीं कर पाऊंगा। लेट अस फिनिश द प्रेजेंटेशन एंड वी विल डेफिनेटली टेक योर क्वेश्चंस। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि आपके कुछ भी क्वेश्चंस है वो आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो मेरे लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अब हम ये देखेंगे कि हमारा प्यूरिफायर ये इंडोर स्पेस में रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स को किस तरीके से रिड्यूस करता है, क्या टेक्नोलॉजी है, और वो टेक्नोलॉजी बाकी ब्रांड से किस तरीके से बेटर है। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए, मैं अब आपको 3 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जो एक तो हमारे ब्रांड को बाकी ब्रांड से अलग करता है, और आपको ये भी मालूम चलेगा कि हमारा प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी बाकी ब्रांड से किस तरीके से बेटर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो अभी स्क्रीन आपको दिखाई दे रहे हैं, ये एक चार्ट है टेक्नोलॉजी वर्सेस इंप्यूरिटीज। एक तरफ इंप्यूरिटीज जो लेफ्ट हैंड साइड में आप ये कॉलम देख रहे हैं, इसमें वैरायटी ऑफ इंप्यूरिटीज के नाम दिए गए हैं, और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं। और जो मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन है उसके वजह से हम ये क्लेम करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकालते हैं। और ये सिर्फ क्लेम नहीं है, हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है। मतलब हमारे जितने भी क्लेम्स है कि हम अगर वायरस को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं या केमिकल गैसेस, फ्यूम्स या वीओसीज को डिस्ट्रॉय करते हैं, हर एक चीज के लिए जो भी हम क्लेम करते हैं उसके हमारे पास सर्टिफिकेट है। आपके स्क्रीन के ऊपर ये टोटल 155 पेज का जो डॉक्यूमेंट है, पहला जो पेज है उसमें समरी है 33 लैब्स की जिन लोगों ने वायरस, एलर्जेंस, बैक्टीरिया को लेके टेस्ट किया हुआ है। और बाकी जो 154 पेज है उसमें डिटेल्ड टेस्ट रिपोर्ट है, ये सारे के डिटेल टेस्ट रिपोर्ट है, और उसके साथ साथ इनके सर्टिफिकेट के कॉपीज भी है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम जो चीजें क्लेम कर रहे हैं कि हमारा प्रोडक्ट जो है मल्टीपल टेक्नोलॉजीज या बेटर प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन देते हैं, बेटर टेक्नोलॉजी देते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकालते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं ऐसा क्या है, शार्प अकेले थोड़ी है, लेकिन ये जो 33 सर्टिफिकेट्स है ये इसका एक बहुत बड़ा प्रूफ है। क्योंकि बाकी जितने भी ब्रांड है दुनिया भर की, मतलब मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी के पास भी इस तरीके के सर्टिफिकेट्स नहीं है। वो अगर उनको कुछ क्लेम करना होता है तो वो सीधे सीधे क्लेम करते हैं, उसका कोई बैकअप नहीं होता, उसका कोई प्रूफ नहीं होता। तो अब चॉइस आपका। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे जो क्लेम, बड़ी बड़ी क्लेम करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो नहीं पता। कोई थर्ड पार्टी लैब से वेरिफिकेशन नहीं है, बस किसी कंपनी ने बोल दिया तो ये है, ये है। तो आप, चॉइस आपके ऊपर है, आप किस पे भरोसा करेंगे। शार्प, वेस्टीज पे जो आपको क्रेडिबल प्रोडक्ट देते हैं जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, और दूसरे ब्रांड जो आपको सिर्फ कैटलॉग में लिख के क्लेम अपने सजा के दे रहे हैं, राइट। तो ये था मेरा पहला बेनिफिट जो हम आपको देते हैं, और ये है बहुत यूनिक बेनिफिट। दूसरा, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी के बारे में खास करके मैं आपको ये बताना चाहता हूं। वैसे तो आपको ये मालूम ही हो गया होगा कि प्लाज्मा क्लस्टर अब सार्स कॉव 2 या जो कोरोना वायरस कोविड 19 जिसके लिए जिम्मेदार है, सार्स कॉव 2 को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये लैब टेस्ट में, लैब कंडीशंस में ये देखा गया है कि 30 सेकंड के अंदर 91.3% तक कोरोना वायरस या सार्स कॉव 2 के वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो लैब कंडीशंस में अगर ये है तो एक्चुअल कंडीशंस में क्या होगा वो डिबेटेबल है। एक्चुअल कंडीशन में वो किस तरीके से काम करेगा, बट डेफिनेटली अगर 30 सेकंड के अंदर लैब कंडीशन में हुआ है तो आपको आइडिया खुद लग रहा होगा कि हाँ ये हमारे घर के अंदर किस तरीके से एफिशिएंसी दे सकता है। बट फिर भी मैं आपको थोड़े कुछ पॉइंटर्स मैं आपको बता दूंगा। लेट मी कंप्लीट दिस कि प्लाज्मा क्लस्टर कोई नया अवतार नहीं है इसका जो सार्स कॉव 2 को डिस्ट्रॉय करता है। ये वही पुराना प्लाज्मा क्लस्टर है। मतलब आपके पास अगर
4 साल पहले, 5 साल पहले के प्यूरिफायर है और वो वाला जो प्लाज्मा क्लस्टर उतने ही इफेक्टिवनेस देगा कोविड-19 के लिए या बाकी वायरसेस के लिए, जो आज अगर आप प्यूरिफायर खरीदेंगे। तो प्लाज्मा जैसे मोबाइल को या लैपटॉप को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है ताकि आपको न्यू फीचर्स और बेनिफिट्स मिले, लेकिन प्लाज्मा क्लस्टर के लिए ऐसा कुछ नहीं है। प्लाज्मा क्लस्टर एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो कि नेचुरल है, सेफ है, इफेक्टिव है और साथ के साथ सर्टिफाइड है। ऐसा यूनिक कॉम्बिनेशन आपको एयर प्यूरिफिकेशन में बहुत रेयरली मिलता है। जैसे कि अगर आप हेपा फिल्टर की बात करेंगे, हेपा फिल्टर सेफ है या कार्बन फिल्टर की बात करेंगे तो ये सेफ है। लेकिन ये इफेक्टिवनेस उनकी लिमिटेड होती है। उनकी लिमिटेड इफेक्टिवनेस होती है कि हाँ, हेपा फिल्टर इन चीजों को ही अब्सॉर्ब कर सकता है। लेकिन एक प्लाज्मा क्लस्टर जो है, हमारे हेपा फिल्टर के साथ-साथ एक एक्सट्रीम आपको आउटपुट देता है, एक वाइड रेंज ऑफ इम्प्यूरिटीज को हम निकाल सकते हैं। क्योंकि बाकी जितने भी ब्रांड है, वो आपको हेपा फिल्टर, कार्बन फिल्टर, प्री फिल्टर देते हैं। लेकिन हम जो साथ में आपको प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जो एक टेक्नोलॉजी आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है। अभी तो आपने सिर्फ कोरोना वायरस का देखा, उसके अलावा भी जैसे स्वाइन फ्लू है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, कई सारे बैक्टीरिया जैसे ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसको भी हमारे प्रोडक्ट डिस्ट्रॉय करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सार्स कॉव 2 जो वायरस है, ये ठीक है, एक वायरस है, नया वायरस है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, वी शुड टेक नेसेसरी प्रिवेंशन। बट एक डॉक्टर ने मुझे ये कहा है कि सार्स कॉव 2 से ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया जो है और ज्यादा डेंजरस है। अब ट्यूबरकुलोसिस के बैक्टीरिया तो डेंजरस है, टीबी टीबी बैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस जो है डेंजरस है। लेकिन अब ट्यूबरकुलोसिस ज्यादा लोगों को अफेक्ट क्यों नहीं करता? क्योंकि हमारे बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस के लिए इम्यूनिटी डेवलप हो चुका है। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस तो आज का नहीं है, ये बहुत पहले का है। तो इसके लिए ऑलरेडी हम इम्यून हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे वायरस है, बैक्टीरिया है जिसके लिए हम इम्यून नहीं है। तो उस केस में हमारे प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी एक बहुत मेजर फायदा हमें देता है, एक मेजर रोल प्ले करता है उन चीजों को प्रिवेंट करने के लिए। बट क्रेडिबिलिटी के तौर पे, टेक्नोलॉजी के तौर पे मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हाँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को भी प्लाज्मा क्लस्टर डिस्ट्रॉय करता है। तो एक सिंगल टेक्नोलॉजी जो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देते हैं। आप जैसे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, प्लाज्मा क्लस्टर के यूनिक 5 बेनिफिट्स। सबसे पहला, घुटन को खत्म करता है। किसी भी बंद कमरे के अंदर जो घुटन महसूस होती है हमें, उस घुटन को काफी हद तक रिड्यूस करता है प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी। ये एक नेचुरल प्यूरिफिकेशन सिस्टम है। दूसरा, जितने भी केमिकल्स, गैसेस या वीओसीज है या पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स है, जो पीएच के नाम से जाना जाता है, किसी भी इंडोर स्पेस में, चाहे वो किचन से आए, चाहे टॉयलेट से आए, चाहे बाहर से आते हो, उन गैसेस और केमिकल्स को भी प्लाज्मा क्लस्टर डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो उसके लिए डेमो जब हम दिखाते हैं, 2-3 डेमो हम दिखाते हैं जो बहुत पॉपुलर है। एक तो एमोनिया का डेमो दिखाते हैं हम। दूसरा, कॉफी पाउडर का या कॉफी बीन्स का भी डेमो हम कर सकते हैं हाथ में मल के। बहुत, अगर आपके पास कॉफी या एमोनिया की सुविधा नहीं है तो आप 10, 20 या 50 रुपए के करेंसी नोट को भी आप एयर प्यूरिफायर के आउटपुट के ऊपर रख सकते हैं, जिससे कि 10, 15, 20 सेकंड के अंदर जो है काफी हद तक करेंसी नोट से स्मेल रिड्यूस कर सकता है। तो ये एक प्रूफ है ये दिखाने के लिए कि हाँ, हमारा प्लाज्मा क्लस्टर काम कर रहा है। थर्ड जो बेनिफिट है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि बैक्टीरिया, वायरस और बाकी पैथोजेंस को प्लाज्मा क्लस्टर बाखूबी डिस्ट्रॉय कर सकता है, जिसके लिए हमारे पास 33 लैब्स के सर्टिफिकेट है। जब हमने प्रेजेंटेशन शुरू किया था तो हमने आपको स्टैटिक चार्ज का एक वीडियो दिखाया था, और स्टैटिक चार्ज एक मेजर रीजन है, एक मेजर कॉज है इंडोर इम्प्यूरिटीज के लिए। जब भी हम किसी पर्दे के पास से गुजरते हैं या सोफे पे बैठते हैं तो चढ़-चढ़ करके आवाज आती है और बाल खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब उस कमरे में स्टैटिक चार्ज है। अगर स्टैटिक चार्ज बाल को अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कई सारे जो इनविजिबल इम्प्यूरिटीज है घर के अंदर, इनविजिबल पोल्यूटेंट्स है, उसको भी स्टैटिक चार्ज पर्दे में या सोफे में अट्रैक्ट कर सकते हैं। किसी अन्य प्यूरिफायर में ये चीजें पॉसिबल नहीं है। सिर्फ शार्प प्लाज्मा क्लस्टर आपको ऐसा बेनिफिट देता है, ऐसा एक
पॉसिबिलिटी देता है, जिससे कि आप कमरे के अंदर स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे धूल मिट्टी कम इकट्ठा होंगे। अब आपको लगेगा कि ये हम कैसे चेक करें? मान लीजिए किसी भी कमरे के अंदर 10 से 12 घंटा एयर प्यूरीफायर का चलना ज़रूरी है, आपको प्रॉपर इफेक्टिवनेस के लिए। तो उस कमरे में अगर आप किसी कमरे में 10 से 12 घंटा एयर प्यूरीफायर को चलाते हैं और उस कमरे में अगर सीलिंग फैन है, तो सीलिंग फैन में नॉर्मली जितनी मिट्टी इकट्ठा होते हैं, उससे आप देखेंगे कि नॉर्मली अगर 1 महीने में जितना होता है, उतना ही मिट्टी जो है 2 महीने में इकट्ठा होगा। तो इससे आपको मालूम चलेगा कि हाँ, स्टैटिक चार्ज को रिड्यूस करने में प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी मदद कर रहा है। तो फाइनली जो 5वां बेनिफिट जो प्लाज्मा क्लस्टर से हमें मिलता है, वो है स्किन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। ये इमीडिएट नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र से धीरे-धीरे आपको मालूम चलेगा कि हाँ, प्लाज्मा क्लस्टर इज़ इम्प्रूविंग द स्किन क्वालिटी आल्सो। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, उसके लिए भी हमारे पास सर्टिफिकेट है, राइट? तो कोई भी चीज़, कोई भी क्लेम हम देते हैं, कोई भी क्लेम हम करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ये चीज़ें करता है, हर एक चीज़ के लिए थर्ड पार्टी लैब का सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है। तो ये नहीं है कि शार्प के अपने लैब में टेस्ट करके हमने बोल दिया कि हाँ, ये चीज़ कर रहा है, नो। They are done in third party labs in collaboration of course with Sharp, but they are independent labs. वो कोई ऐसे अपने क्रेडिबिलिटी को खराब नहीं करेंगे। They are हार्वर्ड रेट्रोस्क्रिन वायरोलॉजी, ऐसे नामी नामी आईआईटी दिल्ली, ऐसे नामी नामी ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे पास सर्टिफिकेट है। और जो ये रिसेंट कोरोना वायरस का है, वो नागासाकी यूनिवर्सिटी जापान के हमारे पास सर्टिफिकेट है, जिन्होंने ये टेस्ट करके हमें रिपोर्ट दिया है। तो ये था हमारा दूसरा फायदा, प्लाज्मा क्लस्टर, एक ऐसा नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो कि सेफ है, इफेक्टिव है और सर्टिफाइड है। सेफ और इफेक्टिव शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी तभी कामयाब होता है जब सेफ्टी भी होती है, इफेक्टिवनेस भी होती है। ऑब्वियस बात है कि आप कोई ऐसा टेक्नोलॉजी पे आप भरोसा नहीं करेंगे जो सेफ है, इफेक्टिव नहीं है, या जो इफेक्टिव है, सेफ नहीं है, राइट? अब जो ऑलरेडी मैं आपको बता रहा था कि फिल्टर्स क्या करते हैं। अब हर एक ब्रांड जो इंडिया में अवेलेबल है, वो आपको फिल्टर्स तो देते हैं। ये जो प्री फिल्टर है, कार्बन फिल्टर और हेपा फिल्टर, ये ऑलमोस्ट आपको हर ब्रांड में आपको ये तीनों फिल्टर मिलेंगे, प्री फिल्टर, कार्बन फिल्टर, हेपा फिल्टर। लेकिन पॉइंट ये है कि ये समझना कि ये फिल्टर्स काम कैसे करते हैं। ये वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करते हैं, जो कमरे के अंदर की हवा को खींच के लेके आता है फिल्टर की तरफ, इम्प्यूरिटीज को फिल्टर में रोकते हैं और दूसरी तरफ से साफ हवा छोड़ देते हैं। ये बहुत बेसिक ऑपरेशन है फिल्टर का। मतलब हवा को खींच के लेके आओ, इम्प्यूरिटीज को एब्जॉर्ब करो और दूसरी तरफ से साफ हवा निकाल दो। लेकिन इसमें एक कैच है। कैच ये है कि ये हवा को पूरे कमरे में से खींच के लेके आता है। लेकिन क्या बाकी ब्रांड्स जो है, क्या ये कामयाब है उन पूरे कमरे की हवा को खींचने के लिए? क्या ये आपको उतना ही बेनिफिट दे सकता है जो शार्प देता है? बिकॉज हर एक ब्रांड के पास तो ये 3 फिल्टर्स है, लेकिन ये फिल्टर तभी कामयाब होगा जब पूरे कमरे के अंदर की हवा को खींच के लेके आ सके। अब मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूं। उस वीडियो के जरिए हम ये प्रूव करेंगे कि हमारा जो प्यूरिफायर है, फिल्टर्स तो हर कोई देता है, लेकिन हमारा जो प्यूरिफायर है, वो एक बेहतर क्लीनिंग एफिशिएंसी पूरे कमरे में दे सकता है। और उसका ये छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन है या एक एक्सपेरिमेंट है। आप इस वीडियो को देखिए, 1 मिनट 1.5 मिनट का वीडियो है, फिर इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि एक एयर प्यूरिफायर में एयर फ्लो कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा सिस्टम ऑन है, और बाकी कंपटीशन के केस में क्या होता है कि हवा ऊपर की तरफ फेंकता है या 360 डिग्री सर्कुलेशन को क्लेम देते हैं, जिससे हवा ऊपर की तरफ जाती है, जिससे क्या होता है कि पूरे रूम में सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता। जो कि आप इससे देख सकते हैं कि हवा तो निकल रहा है इसके अंदर से, लेकिन ये फैन की कोई मूवमेंट नहीं है, जिससे हमें ये पता लगता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलेशन नहीं है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही इसका सक्शन और एयर फ्लो हो सकता है। अब हम इस बटन को ऑन करते हैं।
जिससे कि शार्प के यूनिक एयर फ्लो सिस्टम ऑन हो गया है, जिससे कि आप ये देख सकते हैं कि एयर का जो एंगल है वो एंगल हमारा चेंज हो गया है और इमीडिएटली इस पंखे का मूवमेंट शुरू हो गया है, जिससे ये प्रूव होता है कि हमारे जो 20 डिग्री एयर फ्लो जो कहा जाता है वो एक इफेक्टिव सर्कुलेशन पूरे रूम के अंदर देता है, दूसरे ब्रांड से बेटर है। और हर एक कोने कोने से हम इम्प्योरिटीज को खींच के ला सकते हैं। और हमारे प्लाज्मा क्लस्टर भी जो एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है, कोने कोने में प्लाज्मा क्लस्टर को भी पहुंचा सकते हैं। थैंक यू। वेरी गुड। तो अभी हमने ये देखा कि हमारा प्रोडक्ट बाकी ब्रांड से किस तरीके से एक बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है। क्योंकि बाकी जितने भी ब्रांड्स हैं वो हवा को स्ट्रेट ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जो फिर रिफ्लेक्ट करके नीचे आ जाते हैं, मतलब उनकी एफिशिएंसी सीमित रहती है प्यूरिफायर के आसपास। लेकिन जो हमारा यूनिक 20 डिग्री एयर फ्लो है वो दो तरीके से बेनिफिट देता है हमें। पहला, प्लाज्मा क्लस्टर आयंस को पूरे कमरे में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, पूरे कमरे में इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये जरूरी है इसलिए क्योंकि जब तक ना प्लाज्मा क्लस्टर पूरे कमरे में फैल जाएंगे, क्योंकि एक एक्टिव प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी है जो मशीन के बाहर निकल के काम करता है, तब तक कोरोना वायरस हो या बाकी जो डिजीज कॉजिंग इन्फेक्शन सब्सटेंसेस है उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे, गैसेस और केमिकल्स को किस तरीके से डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ये 20 डिग्री एयर फ्लो ये भी इंश्योर करता है कि प्लाज्मा क्लस्टर आयंस पूरे कमरे में फैले, और दूसरा ये भी इंश्योर करता है कि पूरे कमरे की हवा को खींच के लेके आ सके, प्रॉपर तरीके से खींच के लेके आ सके, ताकि इंप्यूरिटीज को फिल्टर्स के अंदर रोका जा सके। जो ये वाला बेनिफिट है, ये बेनिफिट स्पेशली डॉक्टर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप अगर कोई डॉक्टर है, आपने एयर प्योरीफायर बहुत लगाया है, आपने हो सकता है एयर प्योरीफायर लगाया हो, आपने पास रख के आपने चला रहे हैं एयर प्योरीफायर, लेकिन ये बाकी ब्रांड के एयर प्योरीफायर जो है वो आपको इतनी एफिशिएंसी दे ही नहीं सकता। मतलब एयर प्योरीफायर से 5 फीट दूर वो क्लीनिंग एफिशिएंसी आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो आपको नहीं पता। तो किसी भी डॉक्टर्स चेंबर हो या हॉस्पिटल का जो एरियाज है, जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या हमारा प्रोडक्ट कहाँ कहाँ फिट हो सकता है, तो वहां पे तो एफिशिएंसी आपको चाहिए पूरे कमरे में। तो ये तभी पॉसिबल है शार्प के साथ जो एक यूनिक आपको 20 डिग्री एयर फ्लो देता है। तो अब आप एक बार समराइज कर लेते हैं हमारे जो 3 बेनिफिट है। तो पहला, हम ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाल सकते हैं कमरे के अंदर, जिस तरीके की टेक्नोलॉजी और मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन हम देते हैं। और सिर्फ ये चीज मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये हमारे पास प्रूवन है बिकॉज बाई 33 ग्लोबल इंडिपेंडेंट लैब्स। दूसरा बेनिफिट, हम एक आपको ऐसी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जो इतना ज्यादा पावरफुल है। आप सोचिए कि एक ऐसा वायरस जिसके लिए अभी तक कोई प्रॉपर दवाई नहीं है, अभी तक उसके वैक्सीन का पता नहीं है कि कब हमें वैक्सीन मिलेगा, लेकिन आपके पास एक ऐसी पावरफुल टेक्नोलॉजी है, प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी, जो उस वायरस को 30 सेकंड के अंदर 91.3% डिस्ट्रॉय कर सकता है। खैर वो लैब कंडीशन में है, बट आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी तो है, राइट। और उसके अलावा भी प्लाज्मा क्लस्टर आपको मल्टीपल बेनिफिट्स देता है, राइट। एक ऐसा नेचुरल एयर प्यूरिफिकेशन टेक्नोलॉजी जो सेफ, इफेक्टिव और सर्टिफाइड है और मल्टीपल बेनिफिट्स के साथ लेके आता है। ये कॉम्बिनेशन आपको दुनिया के किसी भी एयर प्यूरिफायर में नहीं मिलेगा। और तीसरा, जैसे कि हमने अभी देखा कि हमारे यूनिक एयर फ्लो सिस्टम जो आपको एफिशिएंटली पूरे कमरे की सफाई देता है। तो अगर आप किसी डॉक्टर को प्रमोट करेंगे या हॉस्पिटल को प्रमोट करेंगे तो उनको तो प्यूरिफायर में यही चीजें चाहिए ना, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज निकाल सके, जो टेक्नोलॉजी आप दे रहे हैं वो सेफ हो, इफेक्टिव हो और पूरे कमरे को एफिशिएंटली साफ कर सके। और क्या चाहिए बताइए किसी भी बायर को जो एयर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं, कि उनको और क्या चीजें चाहिए हो सकता है। लेकिन ज्यादातर ब्रांड्स क्या करते हैं, कस्टमर के अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। किस तरीके से? वो मशीन के अंदर कुछ सेंसर्स लगा देते हैं, राइट। आप खुद सोचिए कि मशीन के अंदर सेंसर आपको मशीन के अंदर की ही हवा की क्वालिटी बता सकता है ना। उनकी तो रेंज ऐसी नहीं है ना कि 10 फीट दूर का तो वो पकड़ नहीं सकते। मशीन के अंदर से जो हवा आ रही है उस चीज का ही डिटेक्ट करके दिखा सकता है।
और वैसे भी हवा के अंदर कई तरीके के इम्प्यूरिटीज होते हैं। ये कहा जाता है कि लगभग 4000 डिफरेंट टाइप्स के इम्प्यूरिटीज होते हैं घर के अंदर। तो आपको क्या लगता है कि कोई एक सेंसर जो पूरे इम्प्यूरिटीज के रेंज को डिटेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। और कुछ लोग न्यूमेरिक सेंसर्स देते हैं, न्यूमेरिक पीएम 2.5 लेवल इंडिकेटर्स देते हैं, ना कि उनकी कोई कैलिब्रेशन होती है, उसको नहीं पता कि एक्यूरेसी क्या है। और वैसे भी जो मशीन के अंदर से हवा निकलेगी वो तो साफ ही निकलेगी ना, चूंकि वो सेंसर जो लगा होता है वो हेपा फिल्टर के बाद लगा होता है, तो हवा जो निकलेगी वो तो साफ ही निकलेगी। आपको तो हमेशा यही दिखाई देगा कि अरे वाह बहुत अच्छा, कितना बढ़िया काम कर रहा है एयर प्यूरिफायर। बट क्या ये सच्चाई है? ये सच्चाई नहीं है, चूंकि उनके पास इस तरीके का एयर फ्लो और सक्शन मैकेनिज्म है ही नहीं। वो तो सिर्फ हवा को एक 90 डिग्री ऊपर फेंकता है, नीचे आता है, तो उसके आसपास सीमित रहते हैं उनकी एफिशिएंसी। तो कुछ ब्रांड्स जो आज की डेट में मार्केट में वो सेंसर्स को लेके लोगों को मिसगाइड करते हैं, चूंकि उसके उनके पास एक्चुअल बेनिफिट्स दिखाने के लिए नहीं है। आप इस बात को बहुत गौर से सोचिए। प्यूरिफायर लेने के क्या रीजन है? यही 3 रीजन है ना, ज्यादा से ज्यादा इंप्यूरिटीज को निकाले, एक बेहतर टेक्नोलॉजी दे जो सेफ है, इफेक्टिव है, और तीसरा एक बेहतर एफिशिएंट भी पूरे कमरे को साफ करे, जो कंपटीशन में नहीं होता। इसलिए कस्टमर के अटेंशन को डाइवर्ट किया जाता है इन खिलौनों को देके। ये खिलौना ही है ना, लाइट जलेगी, न्यूमेरिक वैल्यू आएगा, इसका कोई आधार नहीं है। और वैसे भी जो न्यूमेरिक सेंसर्स होते हैं वो उसको प्रॉपर्ली कैलिब्रेट जब तक आप नहीं करेंगे, रेगुलर कैलिब्रेशन नहीं करेंगे, तो वैसे भी उनकी रीडिंग्स सही नहीं आएगी। तो हो सकता है आपके पहले 3 महीने 4 महीने आपको रीडिंग दे रहा हो, तो हो सकता है वो एक्यूरेसी ना रहे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अगर सेंसर्स इतने सस्ते होते तो आपको क्या ये नहीं लगता कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके हर लाइट पोस्ट में, ऑल ओवर इंडिया के हर लाइट पोस्ट में ये सेंसर नहीं लगा देता? आप घर के बैल्कनी में खड़े होकर आप देख सकते हैं कि आपके शहर की, आपके एरिया की पोल्यूशन लेवल कितनी है। ये नहीं होता ना ऐसे। तो एयर प्योरीफायर जो कि 8, 10, 15 हजार रुपए में के मार्केट के मिलते हैं, वो ऐसे खिलौनों का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट के अंदर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये खिलौना को सहारा लेके लोगों को मिसगाइड करते हैं, लोगों को गलत इंफॉर्मेशन फीड करते हैं। लेकिन हम एक हेल्थ एंड वेलनेस प्रोमोट करने वाली कंपनी है, और हम ये सोचते हैं कि कस्टमर को एक बेनिफिट दे, जो पर्पस है एयर प्योरीफायर का उस पर्पस को पूरा करे। तो इसके साथ जो आज का जो मेजर प्रेजेंटेशन था वो मैंने यहाँ पे इसको मैं एंड करूंगा, और साथ के साथ अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैटेगरी बाय कैटेगरी किस तरीके से प्रोमोट करना है, वो तो मैं आपको बताऊंगा। बट जो मेजर मुझे बताना था वो दो टॉपिक बताने थे। एक, आज की डेट में मेडिकल प्रोफेशनल्स को एयर प्योरीफायर की क्यों जरूरत है, इंडोर स्पेस में एयर प्योरीफायर की क्यों जरूरत है। दूसरा, हमारा प्योरीफायर बाकी ब्रांड से बेटर कैसे है। अब हम ये देखेंगे कि कैटेगरी बाय कैटेगरी किस कैटेगरी में हमारा प्रोडक्ट फिट होता है और किस तरीके से हम उनको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था शुरू में कि हमारा जो प्रोडक्ट है 250 स्क्वायर फीट का मिड कैटेगरी प्रोडक्ट है, मिड सेगमेंट प्रोडक्ट है। छोटा भी नहीं कह सकते, बड़ा भी नहीं कह सकते, सो इट इज अ मीडियम साइज कैटेगरी। अगर आप बेडरूम की बात करें, घर की बात करें, डोमेस्टिक एप्लीकेशंस की बात करें, तो वहां तो लगभग 90 टू 95% घर आपको ऐसे ही मिलेंगे जिनके बेडरूम के साइज 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा। तो वहां के लिए तो हमारा प्रोडक्ट 90-95% घरों के लिए सूटेबल है। लेकिन अगर आप सेमी कॉमर्शियल कैटेगरीज की बात करेंगे, जहां पे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, होटल सारी चीजें आते हैं, तो वहां पे कहाँ कहाँ हमारा एयर प्योरीफायर लग सकता है और किस तरीके का बेनिफिट वो दे सकता है, तो उसके बारे में हम आपको अभी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डॉक्टर्स की, इंडिविजुअल डॉक्टर्स की। मैं उन डॉक्टर्स की बात कर रहा हूँ जो जिनके इंडिविजुअल क्लिनिक्स है, चाहे वो घर के नीचे हो, चाहे किसी कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हो। वो क्लिनिक बहुत बड़ा नहीं होता है, मतलब उस अगर आप टोटल क्लिनिक एरिया की बात करेंगे, उसमें 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 एक एक तो वो क्या बोलते हैं,
उसमें एक तो आपका रिसेप्शन एरिया होता है, एक वेटिंग एरिया होता है और एक डॉक्टर्स का कंसल्टेशन रूम होता है। अगर आप डेंटल क्लिनिक की बात करेंगे, रिसेप्शन और रिसेप्शन एरिया के साथ साथ उनका डेंटल ऑपरेटरी होता है। डेंटल ऑपरेटरी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वहां पे पोल्यूशन का खतरा ज्यादा रहता है, क्योंकि जब आप किसी डेंटल प्रोसीड्योर करते हैं तो वाटर का यूज होता है और कोई कई सारे केमिकल्स का यूज होता है और ड्रिलिंग का भी यूज होता है, जिससे कई एरोजोल्स कमरे के अंदर निकलते हैं, कई एरोजोल्स कमरे में फैल जाते हैं। तो सबसे अगर आप ये देखेंगे कि आज के डेट में, आज के कंडीशन में सबसे ज्यादा जो खतरे में है वो है डेंटल क्लिनिक्स, क्योंकि वहां पे एरोजोल कंसेंट्रेशन या ड्रॉपलेट्स कंसेंट्रेशन और ड्रॉपलेट्स का जो सर्कुलेशन है वो ज्यादा होता है किसी नॉर्मल क्लिनिक से। तो ये आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे डॉक्टर्स में खास उन डॉक्टर्स की बात कर रहे हैं जो डेंटिस्ट है, पेडियाट्रिक्स है जो बच्चों के डॉक्टर है, गाइनोकोलॉजिस्ट है जो प्रेग्नेंट लेडीज और लेडीज के डॉक्टर है, ईएनटी और पल्मोनोलॉजिस्ट जो बच्चों के डॉक्टर्स। तो खास करके अगर आप डॉक्टर क्लिनिक के एरिया की बात करेंगे, एक रिसेप्शन वेटिंग एरिया और डॉक्टर का कंसल्टेशन एरिया जहां पे पेशेंट और डॉक्टर की इंटरेक्शन होती है। तो हमें जो एयर प्योरीफायर लगाना है, हमें एयर प्योरीफायर वहां पे लगाना है जहां डॉक्टर और पेशेंट की इंटरेक्शन होती है और जो वेटिंग एरिया है। अगर वेटिंग एरिया है तो वैसे तो आज की डेट में वेटिंग एरिया में लोग ज्यादा बैठते नहीं है, लोग अपॉइंटमेंट लेके आते हैं, तो बहुत ज्यादा वेटिंग होता नहीं है। तो प्राइमरीली आपको लगाना है डॉक्टर्स के कंसल्टेशन रूम में। जो डेंटल और डॉक्टर्स है उनके कंसल्टेशन रूम को डेंटल ऑपरेटरी कहा जाता है, जो बाकी डॉक्टर्स है उनके कंसल्टेशन रूम कहते हैं उसको। और उनके जो साइज होते हैं ज्यादातर 85 to 90% केसेस में जो डॉक्टर्स के चेंबर है वो 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा, राइट। ये जो 100-150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होगा, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो 15 लाख इंडिया में रजिस्टर्ड इंडिविजुअल डॉक्टर्स है, वो उनका जो क्लिनिक एरिया है वो 150 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं है। तो जो हमारा प्रोडक्ट बहुत इफेक्टिवली उस एरिया में काम कर सकता है। अब एक आपको मैं छोटा सा कैलकुलेशन दिखाना चाहता हूं कि ये कैलकुलेशन आपको मदद करेगा हमारे प्रोडक्ट को डॉक्टर्स के साथ प्रमोट करने में। और जब आप उनसे बात करेंगे, जब आप उन डॉक्टर्स से आप बात करेंगे तो आपसे डेफिनेटली वो ये चीज जानना चाहेंगे। ये है डेंटल ऑपरेटरी जो आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, और जो चाहेंगे वो जानना कि हमारा एयर प्योरीफायर किस तरीके से साफ करता है, मतलब कितनी उसकी क्लीनिंग की स्पीड क्या है। तो आपके स्क्रीन के ऊपर आप ये देखिए कि हमारा जो प्रोडक्ट हम आपको दे रहे हैं, J30 प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन करता है, 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। तो ये कैलकुलेट किया गया, एक टर्मिनोलॉजी है CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट। CADR एक यूरोपियन कैलकुलेशन है, यूरोपियन मेथड, यूरोपियन स्टैंडर्ड है। अगर आप उसको इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से लेके आएंगे, क्योंकि वहां पे मीटर के हिसाब से मेजर किया जाता है, क्यूबिक मीटर मतलब इंडिया में, लेकिन हम स्क्वायर फीट के हिसाब से कमरे की साइज को मेजर करते हैं। तो अगर हम स्क्वायर फीट के हिसाब से मेजर करते हैं तो CADR का जो कैलकुलेशन है उसको हमने स्क्वायर फीट के हिसाब से लिया, जो इंडिया का कैलकुलेशन है। तो उसको हमने कन्वर्ट किया, हमारा जैसे प्योरीफायर है 180 क्यूबिक मीटर पर आवर, ये है CADR, क्लीन एयर डिलीवरी रेट 180 क्यूबिक मीटर पर आवर, मतलब 180 क्यूबिक मीटर पर आवर की क्लीनिंग एफिशिएंसी है। तो उसको अगर हम स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करते हैं तो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट। और अगर आपकी रूम साइज मान लीजिए 60 स्क्वायर फीट है तो 5 मिनट में एक साइकिल पूरे हो जाएंगे, मतलब हर 5-5 मिनट में कमरा साफ होता जाएगा। और ACH जो एक दूसरा स्पेसिफिकेशन है जो डॉक्टर आपसे पूछेंगे कि भाई आपका ACH क्या है। ACH का मतलब है एयर चेंजेस पर आवर। तो एयर चेंजेस पर आवर का मतलब अगर 5 मिनट में एक साइकिल होते हैं तो 1 घंटा जो 60 मिनट है, 60 मिनट में 12 साइकिल होंगे, राइट। तो ये है कैलकुलेशन का मेथड। तो ये डॉक्टर्स आपसे पूछेंगे।
अब अगर आपके रूम साइज जैसे बड़े होते जाएंगे, उस तरीके से आपकी क्लीनिंग स्पीड कैलकुलेशन कैसे होगा वो भी यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे अगर 100 स्क्वायर फीट का कमरा है आपका, तो 8.5 मिनट में 1 साइकिल पूरे होंगे और 1 घंटे में आपके 7.5 साइकिल पूरे होंगे। तो ये तीसरा कैलकुलेशन में आते हैं। अगर आपका कमरा 130 स्क्वायर फीट है या तो 10 मिनट लगेंगे आपको 1 साइकिल पूरे करने में, तो 1 घंटे में आपके 6 साइकिल पूरे होंगे। तो जैसे-जैसे आपकी रूम साइज बढ़ती जाएगी, वैसे-वैसे आपके एसीएच घटता जाएगा। तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि हमारा जो आप अगर अगर ये देखेंगे कि कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि भाई आपका तो एसीएच जो है, मेरा 150 स्क्वायर फीट का रूम है, तो आपका तो एसीएच कम है। तो आप उनसे ये कहिए कि हाँ, मान लेता हूं कि एसीएच आप मेरा जो है 4 ही आ रहा है, 150 स्क्वायर नहीं सॉरी 175 स्क्वायर फीट के आसपास अगर आपका है, तो वो 4 एसीएच आएगा। तो लेकिन 4 एसीएच भी सफिशिएंट इसलिए है बिकॉज हमारे पास एक यूनिक एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है, जो बाकी ब्रांड के पास नहीं होता है। तो बाकी ब्रांड आपको ऑन पेपर जो एसीएच दिखाएगा, हो सकता है उनका एसीएच हो 160 स्क्वायर फीट में या 100 200 स्क्वायर फीट में, उनको कैलकुलेट करके आपको बताया जाएगा कि हाँ वो 6 एसीएच है, आपको 6 एसीएच मिल रहा है। लेकिन हो सकता है हमारे प्रोडक्ट 4 एसीएच दे रहा हो, तो उस केस में आपको ये बताना है कि हाँ ठीक है, मैं मानता हूं कि ऑन पेपर आपको हमारा प्रोडक्ट वीक लग रहा है। ऑन पेपर कंपटीशन का प्रोडक्ट जो आपको बेहतर एसीएच दे रहा है, हो सकता है वो आपको लग रहा है कि स्ट्रांग है। लेकिन आप ये देखिए ना, ये वाला हमारा एयर फ्लो सिस्टम देखिए, जो एक एफिशिएंटली पूरे कमरे को सफाई दे सकता है। तो 4 एसीएच भी कंपटीशन के 12 एसीएच के बराबरी कर सकता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सिर्फ एसीएच कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है या क्लीनिंग स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा एयर प्यूरिफायर एक बेहतर एफिशिएंसी देता है 20 डिग्री एयर फ्लो के कारण। आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया। और इसके साथ साथ अब चलते हैं दूसरे कैटेगरी में, जो बाकी कैटेगरीज की हम बात कर रहे थे। सॉरी 1 मिनट। ये तो हो गया डॉक्टर्स के, खास करके डॉक्टर्स के लिए किस तरीके का एनवायरनमेंट है, कैसे हम अब डॉक्टर्स को प्रमोट करेंगे। आई होप मैं आपको क्लैरिटी दे पाया, आई होप मैं आपको समझा पाया कि टेक्निकली हमारा प्रोडक्ट बेटर क्यों है। और जैसे शुरू में आपको कहा था मैंने कि फॉगिंग आप टेम्पररी कर सकते हैं, फॉगिंग आप दिन में एक ही बार कर सकते हैं, लेकिन फॉगिंग का इफेक्ट जब खत्म हो जाएगा तब वायरसेस फिर एयरबॉर्न हो जाएंगे। तो एयर प्यूरिफायर आपको ओवरऑल एक बेनिफिट देता है। आप फॉगिंग करते रहिए, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि एयर प्यूरिफायर लगाने के बाद आपको फॉगिंग करने की जरूरत नहीं। यू कैन कंटिन्यू द फॉगिंग, बट एयर प्यूरिफायर आपको फॉगिंग के बीच में, फॉगिंग के बाद जो एयर क्वालिटी है उसको इंप्रूव करने में मदद करेगा। और खास करके अगर आप डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं, तो डॉक्टर्स जनरली थोड़ा अवॉइड करते हैं नॉर्मल लोगों के साथ बिजनेस के बारे में बात करने के लिए। तो वो आपसे हो सकता है इग्नोर करे, हो सकता है अवॉइड करे, या हो सकता है आपको कोई ऐसे सवाल पूछे जिसका आपके पास जवाब ना हो। तो आप उनसे सवाल पूछने से पहले खुद आप ही सवाल पूछ लीजिए, जिससे कि आप खुद मतलब आपको पता लगे कि आप सही जा रहे हैं। मतलब आप डॉक्टर को नेविगेट कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप किसी भी डॉक्टर से बात करते हैं, तो पहले तो आप अगर, चूंकि फेस टू फेस मीटिंग तो हो सकता है हो ना हो, अगर फेस टू फेस मीटिंग होगा तो अलग बात है। अगर आपकी टेलीफोन कन्वर्सेशन होती है तो आप उनसे ये कहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये पता करिए कि आप जेन्युइन डॉक्टर से बात कर रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप जब किसी क्लिनिक को फोन करेंगे हो सकता है उनके अटेंडेंट फोन उठाए। तो पहले ये पता कर लीजिए कि डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर से डायरेक्टली आपकी बात हो रही है, तब आप उनसे ये कहिए कि हम लोग एक हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स है जो क्रॉस इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के जरिए जो क्रॉस इन्फेक्शन है उसको रिड्यूस कर सकता है और सर्टिफाइड है। और हमारे पास कोरोना वायरस को भी डिस्ट्रॉय करता है टेक्नोलॉजी, ऐसा टेक्नोलॉजी हमारे पास है। ये होगा आपका स्टार्टिंग कन्वर्सेशन। तो फिर या तो वो कुछ कहेंगे, या तो मेरा सजेशन ये होगा कि सबसे पहले आप उनसे पूछिए कि अगर आप
बुरा ना माने कि मैं आपके 2-3 मिनट समय ले सकता हूँ, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि आप किस तरीके से हम लोग आपको आपके क्लिनिक में इन्फेक्शन कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप उनसे टोटल क्लिनिक की एरिया पूछिए और कंसल्टेशन रूम का एरिया पूछिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट जो देना है वो कंसल्टेशन रूम में लगाना है और ज्यादातर जो डॉक्टर्स हैं उनको एरिया के बारे में उतने जानकारी नहीं होता। हो सकता है आपको मतलब हो सकता है उनके रूम साइज 100 स्क्वायर फीट हो और वो बता दे आपको कि नहीं मेरा तो रूम साइज 500 स्क्वायर फीट का है या 250 स्क्वायर फीट का है। तो उनको आइडिया नहीं होता उतना। तो आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आप बुरा मत मानिए, तो आपका जो कंसल्टेशन रूम है वो कितने बाई कितने का रूम है? स्क्वायर फीट एरिया पूछने के बजाय आप ये पूछिए कि कितने बाई कितने का रूम है, राइट? तो फिर आप उनसे ये कहिए कि सर हम लोग आपको एक ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो 12 स्क्वायर फीट पर मिनट के हिसाब से क्लीन कर सकता है और आपके क्लिनिक को मतलब 8.5 मिनट में एक एक क्लीनिंग साइकिल पूरी हो जाएगी। और हमारे पास कुछ यूनिक टेक्नोलॉजीज है, मेथड्स है जिससे हम इफेक्टिव क्लीनिंग आपको दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप एक कन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं और आप उनको प्रोडक्ट के बारे में क्यूरियस कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ये है कि उनके क्यूरियसिटी को समझे, उनको क्यूरियस बनाए और उनके उनकी जो डिटेल्स, उनकी जो बैकग्राउंड है, उनके जो क्लिनिक का एरिया है वो हम जानने की कोशिश करें ताकि हम बेहतर सोल्यूशन दे पाए और ऑब्जेक्शन को बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। दूसरा कैटेगरी, अगर आपने ये डॉक्टर वाला कैटेगरी समझ लिया है, हम आपने प्रॉपर तरीके से मैं आपको समझा पाया, तो बाकी कैटेगरीज में इतना समय नहीं लगेगा। जैसे छोटे ऑफिसेस होते हैं, चाहे वो एडवोकेट्स है, सीए है, आर्किटेक्ट्स है या कंसल्टेंसी जैसे ऑफिस होते हैं, उनके भी रूम साइज जो है 100, 150, 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होता है। तो वहां पे भी एयर प्योरीफायर हमारा क्रॉस इन्फेक्शन और कोविड-19 के ट्रांसमिशन को रिड्यूस करने में मदद कर सकता है। मतलब अगर किसी कमरे के अंदर 2-3 लोग इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो इन्फेक्टेड लोगों से हेल्दी लोगों तक इन्फेक्शन को रोकने में हमारा प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी और हमारा प्यूरीफायर मदद कर सकता है। अप्रोच सेम रहेगा। हो सकता है ये लोग आपको मना करें कि नहीं हमें क्या जरूरत है, हम क्या करेंगे, हम तो इतनी देर रहते हैं, मास्क पहने रहते हैं। तो आप उनको इंडोर एनवायरनमेंट में खतरे की बात करें कि ठीक है मास्क तो पहने हुए हैं लेकिन इंडोर स्पेस में वो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, अगर कोई एक आदमी 10 मिनट के लिए भी आता है तो वो उतनी देर में जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट छोड़ के जाएगा वो कई घंटे तक कमरे के अंदर सर्कुलेट होता है। तो ये चीजें आप उनको फैक्ट के साथ जब आप बताएंगे तो बेहतर आप कन्विंस कर पाएंगे, खास करके छोटे ऑफिसेस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, होटल्स के लिए, क्योंकि उनके लिए ये 3 कैटेगरीज के लिए डॉक्टर्स को खतरा पता है, डॉक्टर्स को डेंजर के बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो बाकी कैटेगरीज है उनको आउटडोर और इंडोर का डिफरेंस, मतलब कोविड-19 के सिचुएशन में आउटडोर और इंडोर का डिफरेंस और खतरे के बारे में आपको बताने की जरूरत पड़ेगी। तभी एयर प्यूरिफायर के बेनिफिट्स वो आप उनको एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब हम चलते हैं हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का थोड़ा सा आप ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल के कई एरियाज होते हैं। हॉस्पिटल का नाम सुनते ही सबसे पहले हम सोचते हैं आईसीयू और ओटी। नो, हम पहले भूल जाते हैं आईसीयू और ओटी के बारे में, भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए। हम अब ये देखते हैं कि हॉस्पिटल में कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। मेरे बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इन्फेक्शन का खतरा कहां कहां पे ज्यादा है। और अब आप ये देखिए कि हॉस्पिटल में किस तरीके के लोग होते हैं। मतलब अलग अलग सोसाइटी के लोग होते हैं, अलग अलग स्टेचर के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं। मैं आपको बताता हूं मैं ये क्यों ये पॉइंट आउट कर रहा हूं। नंबर 1 डॉक्टर्स होते हैं। नंबर 2 डॉक्टर्स के अटेंडेंट्स होते हैं। नंबर 3 नर्सेस होते हैं, कई टाइप के नर्सेस होते हैं। नंबर 4 हॉस्पिटल के स्टाफ होते हैं। हॉस्पिटल के स्टाफ चाहे वो एडमिन स्टाफ हो, चाहे फाइनेंस के अकाउंट्स के स्टाफ हो, चाहे आपके टीपीए या इंश्योरेंस वाले स्टाफ है, चाहे वो मेंटेनेंस के स्टाफ है। फिर पेशेंट्स होते हैं, पेशेंट्स के अटेंडेंट्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा ये यहाँ पे आप थोड़ा सा नजर डालिए,
थोड़ा सा आप ध्यान से सुनिए कि एक हॉस्पिटल में एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम कई तरीके के लोग इकट्ठा होते हैं, और कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोगों की इंटरेक्शन होती है और इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है। नंबर 1 है पेशेंट रूम, जहां पे पेशेंट को रखा जाता है। अगर उस रूम की बात करेंगे, वहां पे डॉक्टर्स भी आते हैं, नर्सेस भी आते हैं, राइट, मेंटेनेंस के स्टाफ भी आते हैं, राइट, डॉक्टर आते हैं, पेशेंट आते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट्स होते हैं। तो जहां पे मल्टीपल लोगों का एक ही जगह पे आना जाना रहेगा, वहां पे इन्फेक्शन का खतरा सबसे ज्यादा है। ठीक उसी तरीके से अगर हॉस्पिटल के लैब्स की बात करेंगे, वहां पे भी मल्टीपल लोगों का आना जाना है और वहां पे इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा होता है। चेंजिंग रूम्स, कंसल्टेशन, डॉक्टर कंसल्टेशन रूम की ऑलरेडी बात मैं कर चुका हूं। तो खास करके अगर हॉस्पिटल की बात करेंगे, आप अगर किसी हॉस्पिटल ओनर से फोन पे बात हो रही है, तो आप कैसे अप्रोच करेंगे मैं आपको बताता हूं। कि आप उनको फोन करिए कि सर, हम आपसे 2 मिनट का समय चाहते हैं ऑन टेलीफोन। मैं कुछ आपको चीजें बता सकता हूं जिससे आपके पेशेंट केयर को इंप्रूव कर सकते हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस केयरफुली, नोट बना लीजिए। पेशेंट केयर को एनहांस कर सकते हैं। मैं आपके साथ कुछ इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बात करना चाहता हूं, जिससे आपके पेशेंट केयर को आप बेहतर बना सकते हैं, राइट। तो एक अपॉइंटमेंट चाहिए सर आपसे, जब भी आपके लिए सूटेबल टाइम हो। तो या तो वो अपॉइंटमेंट दे देंगे, या तो आपसे वो पूछेंगे कि किस तरीके के इन्फेक्शन कंट्रोल के सिस्टम है आपके पास। तो आप उनको सबसे पहले खतरे के बारे में बताइए, डेंजर के बारे में बताइए कि हॉस्पिटल में ओटी और आईसीयू के लिए तो आपने बहुत अच्छा ध्यान रखा हुआ है, राइट। आपने सारे इन्फेक्शन कंट्रोल, ज्यादातर हॉस्पिटल के जो इन्फेक्शन कंट्रोल के सिस्टम होते हैं वो ओटी आईसीयू में सीमित रहते हैं, बाकी एरियाज में नहीं होते, कुछ भी नहीं होते। तो आप उनसे ये कहिए खतरे के बारे में कि किसी भी इंडोर स्पेस में जो कोरोना वायरस का स्प्रेड है वो किस तरीके से बढ़ सकता है और काफी लंबे समय तक उस कमरे के अंदर रह सकता है। फिर आप उनको ये बताइए कि खतरा ज्यादा क्यों है, बिकॉज कुछ हॉस्पिटल के एरियाज ऐसे हैं जहां पे मल्टीपल लोगों का आना जाना है, जैसे पेशेंट रूम, लैब्स, चेंजिंग रूम। फिर आप उनको ये बताइए कि खतरा यहाँ पे है, और पेशेंट रूम्स, लैब्स और चेंजिंग रूम्स, डॉक्टर कंसल्टेशन रूम्स, आप अगर ये सारे देखेंगे, ये सारे 100, 150, 200 स्क्वायर फीट से ज्यादा नहीं होते, और हमारा प्रोडक्ट भी वहां पे बेहतर तरीके से फिट हो जाता है। तो ये है हमारी हॉस्पिटल की स्ट्रेटेजी। आई होप मैं आपको ये समझा पाया। ठीक उसी तरीके से होटल्स, होटल्स में भी अब धीरे धीरे जैसे लॉकडाउन ओपन हो रहा है और मतलब बिजनेस एज यूजुअल हो रहा है, अब होटल ऑक्यूपेंसी काफी हद तक बढ़ चुके हैं। मतलब सितंबर ऑनवर्ड्स अब जैसे शादी का सीजन भी शुरू हो चुका है, और धीरे धीरे टूरिस्ट के जो टूरिज्म के जो पीरियड्स है वो अब ऑलरेडी शुरू हो चुका है। दिवाली, दशहरा से टूरिज्म का पीरियड भी शुरू हो चुका है। ये चलता रहेगा मार्च, अप्रैल, जून तक। मतलब गर्मी के समय फिर से शुरू हो जाएगा, वैसे मार्च तक चलता रहेगा, फिर थोड़े दिन के बाद फिर गर्मी में टूरिज्म शुरू हो जाएगा। तो होटल्स को भी तो ये है ना, होटल्स में कोई भी रुकता है तो उनको भी एक खतरा होता है कि भाई मैं यहाँ पे सेफ हूं कि नहीं हूं। तो लोग तो उसी होटल में रहना पसंद करेंगे ना जहां पे उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जाएगा। अब आप ये सोचिए कि आज के सिचुएशन में अगर आप ऐसे होटल के मालिक हैं जहां पे आपके पास प्रोडक्ट है जो सर्टिफाइड है कि कोरोना वायरस को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो ऑब्वियस बात है कि अगर ये चीज आप अपने वेबसाइट में लगाएंगे तो आपकी होटल की रेपुटेशन बढ़ेगी, आपके होटल्स के रिव्यूज बढ़ेंगे। तो जहां पे होटल्स की रेपुटेशन और रिव्यूज बढ़ेंगे, लोग उसी होटल में रहना पसंद करेंगे ना। और अगर आप कॉस्ट की बात करें, अगर आप हॉस्पिटल्स और होटल्स की कॉस्ट की बात करें, तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। 18,000 रुपए किसी होटल और हॉस्पिटल के लिए कुछ भी नहीं। मान लीजिए आप पेशेंट रूम में एयर प्योरीफायर लगाते हैं, हॉस्पिटल के किसी पेशेंट रूम में,
पेशेंट से अगर 100 रुपए आप एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं पर डे, जो कि खुशी-खुशी कोई भी दे देगा, तो आपके 1 महीने में 3000 रुपए आ जाते हैं, राइट? और 6 महीने में आपके कॉस्ट पूरे हो जाते हैं। उसके बाद आपके प्रॉफिट है। ठीक इसी तरीके से होटल में भी कोई 100, 150, 200 रुपए देने में कोई हिचकिचाएगा नहीं। कोई हेजिटेशन नहीं होगी जब उनको मालूम चलेगा कि हाँ, मेरा जो रूम है, वो कोविड-19 सेफ है, मतलब वहाँ पे क्रॉस इन्फेक्शन का खतरा कम है, राइट? तो ये है। बाकी कैटेगरीज जैसे डे केयर सेंटर्स है, सैलून है, बुटीक है, जिम है, ऐसे और जगहों पे हम अपने प्रोडक्ट को बेहतर तरीके से प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके साथ मैं आज का सेशन यहाँ पे मैं खत्म करता हूँ और अब आपके क्वेश्चंस लेंगे। तो एक बार समराइज कर देता हूँ जो चीज हमने आज कवर किया है। पहले हमने ये कवर किया है कि हमारे खतरा किस किस चीज से है, खतरा इंडोर स्पेस में क्यों है, कोरोना वायरस का, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बावजूद भी खतरा क्यों है, और एयर प्यूरिफायर एक बेहतर एफिशिएंसी दे सकता है किसी भी बंद कमरे में। एयर प्यूरिफायर से बेहतर एफिशिएंसी शायद फॉगिंग भी नहीं देता, और फॉगिंग के लिमिटेशंस है। बाकी एयरबॉर्न इन्फेक्शंस के लिए कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आज तक अवेलेबल नहीं है एयर प्यूरिफायर के अलावा। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया कि हमारे प्रोडक्ट बाकी मार्केट के अवेलेबल ब्रांड से बेटर क्यों है, और किसी भी कॉमर्शियल एप्लीकेशन में, किसी भी कॉमर्शियल कैटेगरीज में हमारे एयर प्यूरिफायर बेहतर साबित क्यों होता है। हमारे पास प्रूफ है, हमारे पास एक बेटर टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास एक बेहतर एयर क्लीनिंग एफिशिएंसी है। फिर फाइनली हमने ये देखा कि कौन-कौन से ऐसे कैटेगरीज हैं, हमारे प्रोडक्ट, खास करके हमारा प्रोडक्ट जो 250 स्क्वायर फीट का है, कौन-कौन से ऐसे कैटेगरीज को हम टारगेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को एनहांस करने के लिए। तो आई होप मेरा प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा, और